मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, आज आपके सामने हम जीएस की चर्चा करेंगे। यद्यपि इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, चिकित्सा और समसामयिक घटनाएं और हिंदी के भी कुछ मिली जुली चर्चाएं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ये सुविधाएं आपको काफ़ी लाभ देंगी। तो आइए कुछ चर्चाओं का क्रम प्रारंभ करते हैं। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? ये मुगल बादशाह थे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 तक रहा था। न्याय की जंजीर लगवाई थी जहांगीर ने तमाम तो जहांगीर ने तंबाकू पर भी पाबंदी लगाई थी। अगर हम आज की बात करें, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंद्री नामक स्थान पर स्थित है। बर्नियर ट्रेवेनियर नाम के फ्रांसीसी यात्री किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? ये मुगल बादशाह थे शाहजहां। शाहजहां का कार्यकाल 1628 से 1658 है। अगर स्थापत्य कला की बात करें तो शाहजहां का कार्यकाल स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के ही कार्यकाल में अहमदनगर को मुगल राज्य में शामिल किया गया था। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। शाहजहां की प्रिय पत्नी थी मुमताज महल। इनका वास्तविक नाम अर्जमंद बानू बेगम था। 1631 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नामक स्थान पर इनका इंतकाल हुआ। बाद में इन्हीं की यादगार में शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे आगरे में एक मकबरे का निर्माण कराया, जो अब बड़ा विश्व प्रसिद्ध है। 2007 में संसार के नए 7 आश्चर्य घोषित किए गए थे। उनमें एक आगरे का ताजमहल भी था। बाद में जब ये मकबरा बनकर तैयार हुआ, तब मुमताज महल की डेड बॉडी आगरे लाई गई और यहीं पर उनको दफनाया गया। 1666 में जब शाहजहां का इंतकाल हुआ, तब उनको भी मुमताज महल के पड़ोस में दफनाया गया। मुमताज महल नूरजहां के भाई आसफ खान की पुत्री थी। किस मुगल बादशाह ने संगीत पर पाबंदी लगाई? ये मुगल बादशाह थे औरंगजेब। इन्होंने संगीत पर पाबंदी लगाई। इन्होंने तुलादान, झरोका दर्शन, ये इन सब पर भी पाबंदी लगाई। इन्होंने मुहत्सिब नाम के एक पदाधिकारी की भी नियुक्ति की थी। यद्यपि इन्होंने संगीत पर पाबंदी लगाई, लेकिन अपने जीवन के प्रारंभिक काल में वीणा बजाने में औरंगजेब बड़े निपुण थे। औरंगजेब का जन्म उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर 1618 में हुआ था, जबकि लगभग 90 वर्ष की आयु में इनका इंतकाल 3 मार्च 1707 को हुआ। जिस मुगल बादशाह को साहिब बेखबर कहते हैं, वो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह प्रथम। 1707 में जब औरंगजेब का इंतकाल हुआ, तब उनके केवल 3 ही पुत्र जीवित थे, मुअज्जम, आजम, काम बख्श। मुअज्जम ने आजम और काम बख्श को पराजित कर मुगल गद्दी प्राप्त की और बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे। ये 63 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे थे। शासन की ओर जरा इन्होंने कम ध्यान दिया, लेकिन तभी इनको साहिब बेखबर भी कहा गया।
लेकिन ये अंतिम मुगल बादशाह हुए जिनके संबंध में कुछ अच्छे विचार रखे जा सकते हैं। हिंद महासागर स्थित मालदीव, मालदीव की राजधानी का नाम है माले। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने मालदीव को जीता था। मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। मालदीव सार्क के सदस्यों में से एक है। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। गज, मतंग, करी, कुंजर, वितुंड, कुंभ, वारण, बिरप, इभ ये हाथी के पर्यायवाची हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। भारत में बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। इसके अतिरिक्त असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह भी हाथी है। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? संस्कृत दिवस एक दिन नहीं मनाया जाता, ये समय के अनुसार बदलता रहता है। जिस दिन रक्षाबंधन का त्योहार होता है उसी दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। भारत में संस्कृत भाषा की पहली फीचर फिल्म बनी आदि शंकराचार्य। अगस्त 2021 में भारत का पहला स्मार्ट टावर कहां खोला गया? बाबा खड़क मार्ग, कनॉट प्लेस, दिल्ली। 12 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली के बुराड़ी नामक स्थान पर डिक्लेयर किया था कि बंगाल विभाजन रद्द होगा और भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली होगी। जहां तक मुझे जानकारी है कि उस दिन मंगलवार हो सकता है। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली आई। अभी हाल ही में इंग्लैंड कह सकते हैं या यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। अभी हाल ही में 73 वर्षीय किंग जॉर्ज तृतीय यूनाइटेड किंगडम के नए एम्परर यानी राजा बने। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। लंदन में राजा या रानी का निवास स्थल कहलाता है बकिंघम पैलेस। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि मानवाधिकारवादी संगठन है, इसका मुख्यालय भी लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अनुसंधान संस्थान ये भी लंदन में है। लंदन, जैसा कि मेरे सभी प्री प्रतियोगी परीक्षार्थी जानते होंगे कि लंदन टेम्स नदी के किनारे है। अभी हाल ही में इंग्लैंड में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने मिस्टर ऋषि सुनक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना कर्नाटक। कर्नाटक लोकसभा के लिए 28 सांसद चुनकर भेजता है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। कर्नाटक का रत्न मैसूर कहलाता है। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। नीति प्रबंधन एवं पर्यावरण संस्थान बेंगलुरु में है। भारत का पहला साइबर थाना ये भी बेंगलुरु में खोला गया। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण चीज इसरो का मुख्यालय। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में हुई थी।
इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। जबकि कर्नाटक का जो हुबली इलाका है, कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन चुका है। इसके पहले खड़गपुर हुआ करता था। खड़गपुर के बाद फिर गोरखपुर सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बना और अब अभी हाल ही में हुबली सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन चुका है। अगर हम रेलों की बात करें तो विश्व में पहली रेल इंग्लैंड में चली। 1825 में विश्व की पहली रेलगाड़ी इंग्लैंड में चली। ये वैसे अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो कोयले का रेलवे इंजन जो कि रेल की पटरियों पर दौड़ा था, इसको बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज स्टीफेंसन। और इन्होंने जो पहला प्रयोग किया तो उसके पहले ड्राइवर भी जॉर्ज स्टीफेंसन ही बने थे। प्रयोग होते रहे। अंत में 1825 में 27 सितंबर 1825 को पहली यात्री गाड़ी इंग्लैंड के स्टॉकटोन से डार्लिंगटन के बीच चली। फिर उसके बाद 1828 में ट्रेन फ्रांस में चली और 1830 में ट्रेन संयुक्त राज्य अमेरिका में चली। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में पहली मालगाड़ी 22 दिसंबर 1851 को रुड़की से पीरानकलियल के बीच चली। भारत में पहली यात्री गाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली, जो कि उस समय बोरी बंदर और थाने को तन्ना भी कहते थे। विश्व में भारत की पहली यात्री गाड़ी है, बोरी बंदर से तन्ना के बीच। उसके बाद 1854 में भारत में दूसरी यात्री गाड़ी हावड़ा से हुगली के बीच चली। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच चली। रेलवे एक ऐसा संस्करण है जिसका प्रबंध सीधे मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पहले रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत होते थे। 1924-25 में एक वर्क कमेटी की सिफारिशों के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में रेल बजट आम बजट के साथ पुनः जोड़ दिया गया। पहली महिला रेल ड्राइवर बनी श्रीमती सुरेखा यादव। प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस मनाते हैं 26 अगस्त को। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। अगस्त वो महीना है जिस महीने में भारत को आजादी मिली थी। औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। खीरे में कड़ुआहट किस कारण होती है? कुकुरबिटेसिन तत्व की उपस्थिति। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद है 124(4). 124(4). इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर हम केवल अनुच्छेद 124 की बात करें तो अनुच्छेद 124 में कहा गया है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय होगा। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। खीरे में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके पहले चीफ जस्टिस बने थे न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश।
केदारनाथ अभ्यारण्य किस लिए जाना जाता है? कस्तूरी मृग के लिए। केदारनाथ ये प्लेस पड़ता है उत्तराखंड में। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे है। कस्तूरी मृग, हिरण। हिंदी में कहा है, हिंदी के एक विद्वान ने हिंदी में कहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाई। ये कहने वाले थे संत कबीर दास। संत कबीर दास वाराणसी में लहर तारा नामक स्थान पर नीरू और नीरा दंपति को मिले थे। बाद में इन्होंने बुनकरी काम करके अपना जीवन प्रारंभ किया और साथ में यह सन्यासी भी बने रहे। इनके तमाम शिष्य थे। यद्यपि कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, लिखना नहीं जानते थे, लेकिन वो जो बोलते थे उनके शिष्य उसको लिखा करते थे। कबीर दास ने ज्यादातर समय वाराणसी में कबीर चौरा, जो कि अब कबीर चौरा कही जाती है, वहीं पर बिताया। लेकिन अंतिम समय में वो मगहर नामक स्थान पर चले गए और मगहर में ही उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। मगहर वर्तमान समय में आमी नदी के किनारे है और ये संत कबीरदास नगर के अंतर्गत आता है। संत कबीरदास जिले का मुख्यालय खलीलाबाद है। कबीर, रविदास, धन्ना, टीपा, सेना और भी तमाम ये सभी जो हैं रामानंद के शिष्य थे। रामानंद जी के भी गुरु का नाम था राघवानंद। भारत में पाया जाने वाला अकेला विशुद्ध प्रजाति का हिरण है काला हिरण। हिरण की कई प्रजातियां होती हैं, जिसमें एक बारहसिंघा भी होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। इसमें सींग में सींग निकलते चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक हिरण, भौंकने वाला भी हिरण होता है, जिसको काकड़ कहा जाता है। राज्य वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 243 वन झा के अंतर्गत किया गया। देखें, अगर केंद्रीय वित्त आयोग की बात करें तो केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जबकि राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 वन झा के अंतर्गत किया गया। राज्य वित्त आयोग 243 वन झा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद 243 है। 243 ए से लेकर के 243 ओ तक पंचायती राज का वर्णन है और 243 पी से लेकर के आगे जितने भी अक्षर हैं उनमें स्थानीय निकाय का वर्णन किया गया। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। वर्तमान समय में अब 17 नगर निगम हो जाएंगे, 200 नगर पालिकाएं हो जाएंगी और लगभग 246 के आसपास नगर पंचायतें होंगी। टोटल संख्या 763 होगी। 17वां नगर निगम शाहजहांपुर होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मुझे जानकारी है या मैंने जो देखा है, शाहजहांपुर खन्नौत नदी और गर्रा नदी के संगम पर बसा हुआ है। केंद्रीय टसर अनुसंधान संस्थान स्थित है रांची में। झारखंड की राजधानी रांची है। मीरा सेठ समिति, इसका संबंध हथकरघे से है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। 1956 में ही ओएनजीसी
ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का गठन किया गया। इसका मुख्यालय देहरादून में है। 1956 में ही भारत में पंचवर्षीय दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, जिसमें उद्योग धंधों को वरीयता दी गई थी। ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है राजस्थान। एस्बेस्टस, विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे कि अगर शरीर में एस्बेस्टस का लेप कर दिया जाए तो वो व्यक्ति आग के बीच से निकल जाता है, उसको आग नहीं लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर। राजस्थान का हृदय कहलाता है अजमेर। राजस्थान का गौरव कहलाता है चित्तौड़गढ़। राजस्थान की थर्मोपोली कहलाती है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी मिट्टी हल्दी के समान पीली है। राजस्थान का शिमला कहलाता है माउंट आबू, जबकि राजस्थान का कश्मीर उदयपुर कहा जाता है। राजस्थान में जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहते हैं। राजस्थान का लगभग 60% भूभाग मरुस्थली है। थार रेगिस्तान राजस्थान में पाया जाता है, यद्यपि ये पाकिस्तान के सिंध इलाके तक फैला हुआ है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी कहते हैं। भारत का सबसे सुंदर सिनेमा घर राज मंदिर जयपुर में है, जबकि केंद्रीय ऊंट प्रजनन संस्थान ये राजस्थान के नागौर में है। जबकि केंद्रीय ऊंट संस्थान ये जो है बीकानेर में है। बीकानेर में ऊंटों की दौड़ भी होती है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ये प्लेस पड़ता है अंबिका नगर। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर, ये प्लेस भी राजस्थान के अंतर्गत आता है। विश्व की ऊन के लिए सबसे अच्छी भेड़ मानी गई है मेरिनो भेड़। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। वैसे तो ऊन अन्य जानवरों से भी निकलती है। भेड़ से तो ऊन मिलती ही है, साथ में पश्मीना बकरी से भी ऊन मिलती है और अंगोरा खरगोश से भी ऊन मिलती है। याक नाम का एक प्राणी है, उससे भी ऊन मिल जाती है। वैसे भारत में राष्ट्रीय याक अनुसंधान संस्थान अरुणाचल प्रदेश में है, यद्यपि याक प्राणी ज्यादातर तिब्बत में पाया जाता है और लद्दाख में भी याक प्राणी पाया जाता है। इसकी लोग सवारी भी करते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये देहरादून में स्थित है। वर्तमान समय में देहरादून उत्तराखंड की राजधानी भी है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ये जबलपुर में है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। कल मैंने चर्चा भी की थी कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकली है। नर्मदा नदी का ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में बहता है, थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में बहता है और 11% हिस्सा गुजरात में बहता है। लेकिन गुजरात वासियों के लिए नर्मदा का विशेष महत्व है, इसीलिए इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। शीलाधर मृदा संस्थान ये स्थित है इलाहाबाद में। लोक सेवा आयोग ये भी इलाहाबाद में स्थित है। दक्षिण उत्तर मध्य रेलवे ये भी सूबेदारगंज इलाहाबाद में स्थित है। इसके अतिरिक्त मध्य
सांस्कृतिक क्षेत्र का मुख्यालय भी इलाहाबाद में है। 1921 के पहले इलाहाबाद संयुक्त प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। हालांकि अगर हम अंग्रेजों के शासनकाल की बात करें तो 1 नवंबर 1858 को एक दिन के लिए इलाहाबाद राजधानी रही थी। गंगा, यमुना, सरस्वती इन नदियों का संगम है प्रयागराज इलाहाबाद। प्रयाग का अर्थ भी संगम होता है। 1921 में इलाहाबाद के स्थान पर संयुक्त प्रांत की राजधानी लखनऊ आई थी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? भरतपुर में। केवला देवी पक्षी अभ्यारण्य, जिसको घाना पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं, यह भी भरतपुर में है। भरतपुर के किले का नाम है लोहागढ़। भरतपुर की स्थापना महाराजा चूड़ामण और बदन सिंह ने की थी। आगे चलकर बदन सिंह के ही दत्तक पुत्र हुए महाराजा सूरजमल, जिनको प्लेटो ऑफ जाट्स भी कहते हैं, जाटों का प्लेटो। महाराजा सूरजमल ने भरतपुर राज्य की राजधानी डींग बनाई थी और उसे आगरे के समान सुंदर बनाने का प्रयास किया था। भरतपुर आगरा और मथुरा से सटा हुआ है। अभी मैंने बात करी ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में विशेषकर अजमेर के निकट पुष्कर नामक स्थान पर ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। पुष्कर मेला भी काफी प्रसिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के उपनाम से भी जाना जाता है। अजमेर भारत में भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है। झांसी ऐतिहासिक स्थल है, इसमें तो सब जानते होंगे रानी लक्ष्मीबाई यहां से संबंधित रही। यद्यपि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था मनु मणिकर्णिका। इनके पिता का नाम था मोरोपन, माताजी का नाम था श्रीमती भागीरथी बाई। और जन्म तो इनका वाराणसी में हुआ, लेकिन बचपना इनका बिठूर नामक स्थान पर बीता। बिठूर कानपुर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। बाद में 13 वर्ष की अवस्था में जब मनु मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ, तब उन्होंने इनको लक्ष्मीबाई की उपाधि दी थी। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में पढ़ता है। आइए हिंदी की भी कुछ चर्चा करते हैं। बहनोई का तत्सम है भगिनी पति। भगिनी बहन का पर्यायवाची है तत्सम। बहनोई भगिनी पति यानी बहन का पति, बहनोई। यूरोप का भारत कहलाता है इटली। इटली की राजधानी रोम। यह टाइबर नदी के किनारे है। जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, वैसे इटली भी कृषि प्रधान देश है। इटली को लैंड ऑफ मार्बल्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे भारत में हिमालय पर्वत है, वैसे ही इटली में आल्पस पर्वत भी है। हिमालय की भांति आल्पस पर्वत की उपस्थिति और कृषि प्रधान देश होने के कारण इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। इटली लैंड ऑफ मार्बल्स। जैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ, वैसे इटली का भी एकीकरण हुआ था और अंतिम चरण में रोम को इटली ने अपने में शामिल किया। स्वासत नगर रोम कहलाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है। पोप का शहर रोम कहलाता है। मेरे प्यारे प्रतियोगियों, यद्यपि अब पोप रोम में नहीं रहते हैं, बल्कि वेटिकन सिटी में रहते हैं, लेकिन कभी रहते थे। रोम का कोलोजियम
मैंने अभी 2007 की बात की थी कि 2007 में जो 7 आश्चर्य घोषित किए गए उसमें ताजमहल की मैंने चर्चा की, और रोम का कोलोजियम भी 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया। रोम का प्राचीन काल में एक बड़ा वीर व्यक्ति हुआ है